जय हिंद छात्रों, एमएस डिजिटल क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग झारखंड एकेडमिक काउंसिल रांची द्वारा क्लास 9 के टर्म 2 एग्ज़ाम के लिए साइंस का जो सेट जारी किया गया है उसका पहला सेट लेकर के आप लोगों के सामने उपस्थित हूँ। इस वीडियो के माध्यम से हम लोग देखेंगे कि इस सेट में जो कुल मिलाकर क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसका पैटर्न क्या है, कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे और किस सेक्शन में कितने क्वेश्चन का आंसर देना होगा। इसके साथ साथ कुल मिलाकर जितने क्वेश्चन हैं सभी का उत्तर भी हम लोग इसमें करेंगे। आप लोग वीडियो के साथ बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिए ताकि हम लोग के द्वारा जो बनाया गया वीडियो है इसका आप पूरा इस्तेमाल कर सकें और आपके दोस्त भी इसका पूर्ण रूप से उपयोग कर सकें। चलिए तो बिना समय गवाए हम लोग सीधा चलते हैं इस वीडियो में और देखते हैं कि जो सेट 1 में जो क्वेश्चन दिया गया है साइंस का उसमें कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे और कितने क्वेश्चन का आंसर हम लोग को देना है। तो यहाँ जो निर्देश है वो है कि कुल 19 प्रश्न होंगे। इस जो सेट है इसमें कुल मिलाकर 19 क्वेश्चन होंगे, जिसमें से प्रश्न एक से 7 तक अति लघु उत्तरीय प्रश्न, इसमें से किन्हीं 5 प्रश्नों का उत्तर देना है। 7 क्वेश्चन है, बिल्कुल मैथ के जैसा। मैथ में भी सेक्शन ए में 7 क्वेश्चन था, 5 क्वेश्चन का आंसर देना था और प्रत्येक क्वेश्चन 2 अंक का होगा। इसके बाद 8 से 14 तक जो सेक्शन बी का है ये लघु उत्तरीय प्रश्न है। इसमें 5 प्रश्न ये 5 प्रश्नों के उत्तर अधिकतम 50 शब्दों में देना है। यहाँ भी 7 क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिसमें से 5 क्वेश्चन का आंसर हम लोग को 50 शब्दों में देना होगा। इसके बाद थर्ड सेक्शन जो सेक्शन सी है उसमें 15 से 19 तक दीर्घ उत्तरीय प्रश्न हैं। इनमें किन्हीं 3 प्रश्नों का उत्तर, यहाँ 5 क्वेश्चन पूछा जाएगा, 5 में से 100 अंकों में 100 अंक अधिकतम जो इसका उत्तर होगा वो 100 अंकों तक होगा और इसमें 5 प्रश्न में से हम लोग को 3 का आंसर देना है। प्रत्येक क्वेश्चन जो होगा वो 5 अंकों का निर्धारित होगा। तो अब हम लोग चलते हैं सेक्शन ए का जो पहला क्वेश्चन है। देखिए यहाँ बोला है कि इन्हीं 5 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। सेक्शन ए में 7 क्वेश्चन है, 5 का उत्तर देना है। इसमें से पहला जो क्वेश्चन है उसमें पूछा गया है ऊर्जा और शक्ति का एसआई मात्रक क्या है। तो हम लोग जानते हैं कि ऊर्जा और शक्ति का जो एसआई मात्रक है, तो ऊर्जा में सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि ऊर्जा का जो एसआई मात्रक है, ऊर्जा का एसआई मात्रक जो है वो आप देखेंगे जूल है। ऊर्जा का एसआई मात्रक जूल है। यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं कि ऊर्जा का जो एसआई मात्रक है वो जूल है। इसके बाद नीचे है शक्ति का एसआई मात्रक वाट, और इस वाट को हम लोग डब्ल्यू से सूचित करते हैं, जबकि ऊर्जा का जो एसआई मात्रक जूल है उसको हम लोग कैपिटल जे से सूचित करते हैं। इसका दूसरा क्वेश्चन जो है वो किसी ध्वनि तरंग की तरंग दैर्ध्य तथा आवृत्ति के बीच तथा उसके वेग से किस प्रकार संबंधित है। कहने का मतलब क्या कि जो ध्वनि तरंग है उसका तरंग दैर्ध्य, आवृत्ति और वेग के बीच में क्या संबंध है ये दर्शाने के लिए बोला है। तो हम लोग जानते हैं कि जो वेग होता है, तरंग का जो वेग होता है उसको v से लिखते हैं, तरंग दैर्ध्य जो होता है उसको लैम्डा से सूचित करते हैं और आवृत्ति जो होता है उसको न्यू से लिखते हैं। तो यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं तरंग का वेग जो है तरंग दैर्ध्य और आवृत्ति के गुणनफल के बराबर होता है। तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं v बराबर न्यू गुने लैम्डा। ये v जो है वो वेग कहलाता है, न्यू जो है वो तरंग ये आवृत्ति और लैम्डा जो है वो तरंग दैर्ध्य कहलाता है। कई बार इसको v बराबर n लैम्डा भी लिखा जाता है, n से भी सूचित करते हैं। जो आवृत्ति होता है उसको n से भी सूचित किया जाता है, क्योंकि आवृत्ति जो है वो प्रत्येक सेकंड में, 1 सेकंड में किसी जो तरंग होता है उसके द्वारा किए गए कंपनों की संख्या होती है, तो उसको n से भी सूचित कर सकते हैं। तो इस तरह से v बराबर हम लोग n लैम्डा भी लिख सकते हैं, ठीक है, या तो फिर म्यू लैम्डा। ये जो सिंबल है इसको हम लोग एक ग्रीक वर्ड है जिसको म्यू पढ़ते हैं और v बराबर म्यू लैम्डा लिखा जाता है। ये
किसी ध्वनि तरंग के तरंगदैर्ध्य और आवृत्ति और उसके वेग के बीच का संबंध है। अब क्वेश्चन नंबर 3 जो हम लोग का है उसमें बोला गया है H2O। आप जानते हैं H2O जो जल है इसका आणविक द्रव्यमान निकालने के लिए बोल रहा है, या आणविक द्रव्यमान या मोलर द्रव्यमान कह सकते हैं इसको। तो हाइड्रोजन, अब यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं जल जो है वो 2 परमाणु हाइड्रोजन और 1 परमाणु ऑक्सीजन से मिलकर बना हुआ है। तो एक हाइड्रोजन परमाणु का जो द्रव्यमान होता है वो 1 होता है। यहाँ पर 2 हाइड्रोजन परमाणु, इसलिए 1 को हम लोग 2 से गुना कर दिए, जबकि एक जो ऑक्सीजन परमाणु होता है उसका द्रव्यमान 16 होता है। अब 1 गुने 2 बराबर 2 और उसमें 16 अगर जोड़ देते हैं तो जल के एक अणु का जो द्रव्यमान होगा वो 18 यूनिट होगा। जनरली जो द्रव्यमान होता है आणविक द्रव्यमान उसको हम लोग U से सूचित करते हैं या इकाई लिखते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 4 में चलते हैं। यहाँ बोल रहा है कि 1 मोल से आप क्या समझते हैं, 1 मोल का मतलब क्या हुआ परिभाषित करने के लिए बोल रहा है। कई बार पूछता है कि 1 मोल से आप क्या समझते हैं या 1 मोल का मतलब क्या है, 1 मोल को परिभाषित कीजिए ये। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे मोल, किसी पदार्थ का 1 मोल उसकी वह मात्रा है जिसमें उतने ही कण उपस्थित हैं जितने कार्बन 12 समस्थानिक के ठीक 12 ग्राम में परमाणुओं की संख्या होती है। कहने का मतलब यह कि किसी भी पदार्थ में 1 मोल जो है वो वह मात्रा है जिसमें उतने ही कण उपस्थित है, मतलब कणों की संख्या उतनी ही होगी जितने की कार्बन 12 के समस्थानिक के ठीक 12 ग्राम में, कार्बन 12 के समस्थानिक के 12 ग्राम में जितने परमाणुओं की संख्या होगी या जितने कणों की संख्या होगी उतने ही कण उस पदार्थ के 1 मोल में उपस्थित होगा। और इसको हम लोग क्या कहते हैं, ये एवोगाड्रो संख्या के बराबर होता है। मतलब ये कि 1 मोल में जो कणों की संख्या या अणुओं की संख्या जो होती है वो 2.022 गुने 10 का पावर 23 होता है, और इसको हम लोग एवोगाड्रो संख्या भी कहते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। बोल रहा है नाइट्रोजन स्थिरीकरण किस जीवाणु द्वारा किया जाता है। नाइट्रोजन स्थिरीकरण मतलब नाइट्रोजन फिक्सेशन, जो इन्वायरमेंट का नाइट्रोजन 78% होता है उसका कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है, कोई भी जो जीवित जीव है उसका सीधा उपयोग नहीं कर पाता है जब तक यह यौगिक के रूप में ट्रांसफॉर्म नहीं होता है, तब तक इसका उपयोग कोई भी जीव या पेड़ पौधे हो या ह्यूमन बींग्स या कोई दूसरा भी कोई इसका इस्तेमाल नहीं कर पाता है। तो एक जीवाणु का नाम पूछा है जो लेग्यूमिनस पौधे के जड़ों में पाया जाता है, जनरली फलीदार पौधे या दलहन वाले पौधे जो होते हैं उसके जड़ों में पाया जाने वाला जीवाणु है जिसका नाम है राइजोबियम जीवाणु। यह नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने में सहायक होता है। इसके बाद का जो क्वेश्चन नंबर 6 है उसमें हम लोग देख पा रहे हैं कि एड्स नामक बीमारी किस विषाणु के कारण होती है। एड्स जो रोग होता है उसके लिए जो उत्तरदायी विषाणु है उसका नाम पूछा गया है। तो हम लोग इसका आंसर जानते हैं कि HIV विषाणु के कारण एड्स रोग जो है वो उत्पन्न होता है, जिसका फुल फॉर्म ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस है। ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस ये HIV का फुल फॉर्म है जिसके कारण एड्स रोग जो है वो उत्पन्न होता है। ये क्वेश्चन नंबर 6 था। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। क्वेश्चन नंबर 7 बहुत ही आसान है। सीधा क्वेश्चन पूछा है कि हमारा जो वायुमंडल है उसमें कितने प्रतिशत नाइट्रोजन है, मतलब जो गैसों का कॉम्बिनेशन है उसमें नाइट्रोजन का प्रतिशत कितना है। जिस तरह से ऑक्सीजन भी होता है, अदर गैसेस होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड होता है, उस तरह से सबसे अधिक मात्रा में जो है वो नाइट्रोजन पाया जाता है। नाइट्रोजन का जो प्रतिशत है वो 78%। हम लोग जानते हैं कि 78% नाइट्रोजन होता है। इसके अलावे ऑक्सीजन का बात करें तो 21% और अदर गैसेस जो हैं वो 1% के अंतर्गत आते हैं, जिसमें कार्बन भी होता है जो 0.003% के आसपास होता है। इस तरह से इसका परसेंटेज होता है। तो यहाँ पर हम लोग को क्वेश्चन जो पूछा गया है वो 78% है, वायुमंडल में कितने प्रतिशत नाइट्रोजन गैस पाए जाते हैं। तो हम लोग क्या कहेंगे, इसका आंसर होगा 78%। अब हम लोग सेक्शन बी में चलते हैं और सेक्शन बी में जो क्वेश्चन है वहां पर 7 क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिसमें से किन्हीं 5 प्रश्नों का उत्तर देना होगा। यहाँ भी हम लोग देख सकते हैं जिस तरह सेक्शन ए में क्वेश्चन था उसी तरह से सेक्शन बी में भी 5 प्रश्नों का उत्तर देना है 7 में से, और ये प्रत्येक क्वेश्चन जो है वो 3 नंबर का
होगा। इसका जो पहला क्वेश्चन है वो बोल रहा है 1 जूल को परिभाषित कीजिए और उस भौतिक राशि का नाम बताइए जिसका एसआई मात्रक जूल होता है। 1 जूल जो है वो क्या है? तो हम लोग जानते हैं कि जूल जो है वो एसआई मात्रक है कार्य का, और कार्य हम लोग जानते हैं कि जब किसी वस्तु पर बल लगाया जाता है और बल के दिशा में जो विस्थापन होता है उसी के गुणनफल को कार्य कहते हैं। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि जब किसी वस्तु पर 1 न्यूटन का बल लगाया जाता है और बल के दिशा में वह वस्तु 1 मीटर विस्थापित हो जाती है तो इस कार्य को 1 जूल कार्य कहा जाता है। जी हाँ, यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि जब किसी वस्तु के ऊपर 1 न्यूटन का बल लगाया जाता है, मतलब इसका मैग्नीट्यूड दिया हुआ है कि 1 न्यूटन का बल लगाना है, और 1 न्यूटन के बल लगाने के बाद अगर उस वस्तु में 1 मीटर का विस्थापन होता है तो यहाँ जो किया गया कार्य है उसी को हम लोग 1 जूल कार्य कहते हैं। देख सकते हैं F बराबर बल जो है 1 न्यूटन लगाया गया, S विस्थापन है 1 मीटर का, और हम लोग जानते हैं कि W बराबर Fs होता है किया गया कार्य W बराबर F गुने S। तो W बराबर 1 न्यूटन गुने 1 मीटर मतलब 1 न्यूटन मीटर, और 1 न्यूटन मीटर को हम लोग लिखते हैं 1 जूल। 1 जूल, तो यही 1 जूल है कि किसी वस्तु पर 1 न्यूटन बल लगाने पर अगर बल के दिशा में 1 मीटर का विस्थापन होता है तो उसको हम लोग 1 जूल कहते हैं। कार्य तथा ऊर्जा का एसआई मात्रक जो है वो जूल होता है। यहाँ जो दूसरा क्वेश्चन पूछा है उस भौतिक राशि का नाम बताइए जिसका एसआई मात्रक जूल होता है, हम लोग लिखेंगे कार्य तथा ऊर्जा का एसआई मात्रक जूल होता है। चलिए इसके बाद का क्वेश्चन नंबर 9 बोल रहा है किसी दिए हुए माध्यम में एक ध्वनि तरंग की आवृत्ति 200 हर्ट्ज तथा वेग 220 हर्ट्ज तथा वेग 440 मीटर प्रति सेकंड है तो इसकी तरंग दैर्ध्य की गणना कीजिए। देखिए इससे संबंधित अभी एक क्वेश्चन हम लोग हल किए थे पीछे, वहां पर पूछा था कि आवृत्ति वेग और तरंग दैर्ध्य के बीच में संबंध क्या है। तो हम लोग वहां पर हम लोग लिखे थे v बराबर एन लैम्डा। क्या लिखे थे? v बराबर एन लैम्डा, या तो फिर v बराबर म्यू गुने लैम्डा, ये लिखे थे। तो यहां से हमको लैम्डा का मान निकालना है तो बिल्कुल लैम्डा बराबर लिख सकते हैं v बटे न्यू। देख सकते हैं यहाँ पर v बटे न्यू लिखा हुआ है, और हम लोग को जो क्वेश्चन में दिया है वो आवृत्ति दिया हुआ है 220 हर्ट्ज। 220 हर्ट्ज मतलब क्या कि 1 सेकंड में वह जो तरंग है वो 1 सेकंड में 220 कंपन करती है। तो इसी को 220 हर्ट्ज को हम लोग लिखे 220 कंपन प्रति सेकंड, मतलब 1 सेकंड में 220 कंपन, और उसका वेग दिया हुआ है 440 मीटर पर सेकंड। तो यहां से इसका तरंग दैर्ध्य निकाल सकते हैं। तरंग दैर्ध्य बराबर v बटे न्यू, v के जगह पर 440 मीटर पर सेकंड और इसके जगह पर 220 कंपन प्रति सेकंड। तो सेकंड से सेकंड कट जाएगा। बेसिकली तरंग दैर्ध्य जो होता है उसको हम लोग, उसका यूनिट जो होता है वो मीटर में होता है। तो यहां पर हम लोग देख सकते हैं लैम्डा का जो वैल्यू आया वो 2 मीटर होगा। मतलब उस समय अंतराल में जब 220 हर्ट्ज जब आवृत्ति 220 हर्ट्ज होगा और 440 मीटर प्रति सेकंड अगर यदि उसका वेग हो तो इसका तरंग दैर्ध्य जो होगा वो 2 मीटर होगा। इसके बाद का जो क्वेश्चन हम लोग के सामने है वो 46 ग्राम सोडियम परमाणु में कणों की संख्या ज्ञात करने के लिए बोला है। और हम लोग जानते हैं मोल संख्या या कणों की संख्या, यहाँ पर मोल संख्या को हम लोग कणों की संख्या भी लिख सकते हैं। कणों की संख्या या मोल संख्या कुछ भी लिख सकते हैं। कणों की संख्या बराबर हो जाएगा दिया गया द्रव्यमान बटे मोलर द्रव्यमान। मतलब यहाँ जो द्रव्यमान दिया गया है सोडियम का 46 ग्राम और फिर मोलर द्रव्यमान, तो Na परमाणु है, देख सकते हैं Na परमाणु है, और इस Na परमाणु का हम लोग को निकालने के लिए बोला है। Na परमाणु का मोलर द्रव्यमान निकाल सकते हैं, क्या होगा 23 ग्राम। और फॉर्मूला होता है कणों की संख्या बराबर दिया गया द्रव्यमान बटे मोलर द्रव्यमान गुने एवोगाड्रो संख्या। तो दिया गया द्रव्यमान हम लोग लिख सकते हैं 46 ग्राम, जो हम लोग यहाँ पर लिखे हैं 46 ग्राम, बटे जो मोलर द्रव्यमान है 23 ग्राम, गुने जो एवोगाड्रो संख्या होता है 6.022 गुने 10 का पावर 23,
यहाँ से 23 ग्राम से 46 ग्राम को काट दिए तो 2 आया, और 2 से जब इसको गुना करते हैं तो हम लोग को मिल जाता है 12.044 गुने 10 का पावर 23। इसका आंसर यहाँ भी छोड़ सकते हैं, और नहीं तो अगर इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखें तो 1.2044 इंटू 10 का पावर 23 भी लिखा जा सकता है। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि 23 ग्राम सोडियम परमाणु में जो कणों की संख्या होगी वो 12.044 गुने 10 का पावर 23 है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो थॉमसन के परमाणु मॉडल की व्याख्या कीजिए। इसका जो थॉमसन का परमाणु मॉडल है इसका व्याख्या करने के लिए बोला है, इसको कंप्लीट लिखने के लिए बोला है। तो हम लोग जानते हैं कि जो थॉमसन का परमाणु मॉडल है ये थॉमसन के अनुसार क्या है कि थॉमसन के अनुसार एक परमाणु धन आवेशित गोला होता है। पूरा जो परमाणु है एक धन आवेशित गोला होता है, और इसमें जिसमें इलेक्ट्रॉन विद्यमान होते हैं, इसमें इलेक्ट्रॉन जो है वो विद्यमान होता है, इलेक्ट्रॉन उसमें सम्मिलित होता है। इसके बाद परमाणु में धन आवेशित युक्त प्रोटॉन और ऋण आवेशित युक्त इलेक्ट्रॉन का नाम ये मान समान होता है, इसीलिए परमाणु उदासीन होता है। ये थॉमसन ने बताया कि परमाणु जो है वो एक प्रकार का धन आवेशित गोला है। कहने का मतलब क्या कि पूरा परमाणु जो है वो एक गोला है। जिस तरह से हम देख सकते हैं यहाँ पर एक तरबूज का काट रखा हुआ है, तरबूज को आधा काट के यहाँ पर दिखाया गया है कि ये जो रेड कलर है, ये जो लाल भाग है तरबूजे का, ये इसका धन आवेशित भाग है, और इसका जो दाना इसके बीच में जो इस तरह से छिड़का हुआ लग रहा है, ये धसा हुआ है, ये इसके ऋण आवेशित इलेक्ट्रॉन को दर्शा रहा है, जबकि ये जो तरबूज का खाने वाला भाग है वो उसके धनावेशित ठोस गोला को बता रहा है। तो इसी तरह से इसी के जो तरबूज है उसी को ये पूरी तरह से परमाणु को थॉमसन ने एक तरबूज से कंपेयर किया कि जो उसका लाल भाग होता है वो धनावेशित कण होता है जिसको हम लोग प्रोटॉन कहते हैं, और जिस तरह से इसमें जो दाना होता है, बीज जो होता है तरबूजे का, वो उसके लाल भाग में जिस तरह धसा होता है, ठीक उसी प्रकार से जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जो इसके ऋणात्मक कण जो होती हैं, इसको इलेक्ट्रॉन नाम दिया, ये उसके अंदर धसे होते हैं। ठीक है, तो जो ऋण आवेशित युक्त इलेक्ट्रॉन का मान और धन आवेशित जो प्रोटॉन है इसका मान आपस में बराबर होता है, इसलिए ये बताया गया कि पूरा जो एटम होता है, पूरा जो परमाणु होता है वो उदासीन होता है, इसमें ना ही धन आवेश होता है और ना ही तो ऋण आवेश होता है। इसके बाद यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं इस चित्र के माध्यम से धन आवेशित ठोस गोला, ये पूरा भाग, और इसका ऋण आवेशित इलेक्ट्रॉन, इसमें जो दाना है इसका वो इस तरह से छिड़का हुआ नजर आता है। नीचे है जे थॉमसन के अनुसार परमाणु एक 10⁻⁻10 मीटर व्यास का एक ठोस धनात्मक गोला जिसमें की उपस्थिति के कारण, प्रोटॉन की उपस्थिति के कारण धन आवेशित गोला है, जिसमें ऋण आवेशित इलेक्ट्रॉन तरबूज के बीज की तरह धसे हुए रहते हैं जो परमाणु के धन आवेश को संतुलित करते हैं। कहने का मतलब दोनों की संख्या बराबर है, इसीलिए ये आपस में संतुलित हो जाते हैं, न्यूट्रलाइज हो जाते हैं, इसीलिए पूरा जो परमाणु है वो कंप्लीटली ये कहा जाता है कि इसमें कोई आवेश नहीं होता है, ये उदासीन हो जाता है, ये थॉमसन के अनुसार। आगे चल करके फिर इसकी कुछ कमी रह गई, जिसके वजह से अलग अलग फिर से परमाणु मॉडल आए और इसकी कमियों को दूर किया गया। तो यहाँ पर हम लोग जो नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे वो थॉमसन के परमाणु मॉडल की कमियां, मेन जो इसमें लिमिटेशंस, जो सीमाएं बच गई जिसका व्याख्या थॉमसन ने नहीं कर पाया, या थॉमसन के परमाणु मॉडल जो परमाणु के बारे में नहीं बता सके, उसके बारे में हम लोग यहाँ पर देखेंगे थॉमसन के परमाणु मॉडल की कमियां या इसकी सीमाएं। तो बोल रहा है कि थॉमसन के परमाणु मॉडल के आधार पर रदरफोर्ड का अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग की व्याख्या नहीं की जा सकती है। जो रदरफोर्ड, आगे चल करके रदरफोर्ड ने जो प्रयोग किया अल्फा का प्रकीर्णन वाला, उसका व्याख्या थॉमसन के परमाणु मॉडल के अनुसार नहीं किया जा सका। इस मॉडल के द्वारा यह नहीं समझाया जा सका कि धन आवेश ऋण आवेश को किस प्रकार बांधे रखता है परमाणु की
अस्थायित्व को समझाने में यह असमर्थ रहा। मतलब परमाणु जो है वो किस तरह से वो अस्थायित्व हो सकता है, अस्टेबल कैसे हो सकता है, इसको समझाने में वो विफल रहा। और धन आवेशित और ऋण आवेशित कण एक दूसरे के साथ किस प्रकार बंधे होते हैं, वो कैसे बॉन्डेड होते हैं एक दूसरे के साथ, इसका भी व्याख्या थॉमसन का परमाणु मॉडल के अंतर्गत नहीं किया जा सका। तो इस तरह से हम लोग पूरी तरह से इसका पूरा व्याख्या जो थॉमसन के परमाणु मॉडल का है इसको हम लोग यहाँ पर देखें। अब देखते हैं इसके बाद का क्वेश्चन नंबर 12 जो है, क्वेश्चन नंबर 12 में बोला गया है कि 0.5 मोल ऑक्सीजन के परमाणु का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। देखिए मोल संख्या दिया हुआ है यहाँ पर 0.5 मोल ऑक्सीजन के अणु का द्रव्यमान ज्ञात करना है। तो ऑक्सीजन अणु को हम लोग जब भी गैस का अणु होता है तो उसको O2 के रूप में लिखते हैं। वो नाइट्रोजन का अणु हो, ऑक्सीजन का अणु हो, जिस गैस का भी अणु हो उसको हम लोग N2O2 Cl2 इस तरह से लिखते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं ऑक्सीजन के अणु का जो मोल संख्या है वो दिया हुआ है कितना, 0.5 मोल। इसके बाद यहाँ पर हम लोग O2 का जो मोलर द्रव्यमान है इसको निकाल सकते हैं। चूंकि ऑक्सीजन का एक ऑक्सीजन परमाणु का जो द्रव्यमान होता है वो 16 ग्राम होता है, या इसको 16 यूनिट यू से भी लिख सकते हैं। यहाँ पर ऑक्सीजन 2 है, इसीलिए जब इसको 2 से गुना कर देते हैं तो ये 32 ग्राम या 32 यूनिट जनरली इसको हम लोग लिख सकते हैं। तो O2 का मोलर द्रव्यमान मिल जाएगा 32 ग्राम। अब यहाँ पर O2 का जो द्रव्यमान है 0.5 मोल में ऑक्सीजन परमाणु ऑक्सीजन अणु का जो द्रव्यमान है उसको निकालने के लिए मोल संख्या गुने मोलर द्रव्यमान, मोल संख्या को मोलर द्रव्यमान से गुना कर देंगे। मतलब 0.5 को हम 32 से गुना कर देंगे तो वहां पर हम लोग को जो ऑक्सीजन अणु का द्रव्यमान है वो मिल जाएगा। तो देख सकते हैं 0.5/10 इस यहाँ इसलिए ऐसा हुआ, जनरली ये है 0.5 गुने 32 ग्राम ये है, क्योंकि जो 0.5 वो मोल संख्या है और 32 जो है वो इसका मोलर द्रव्यमान है ऑक्सीजन का। यहाँ पर हम अगर पॉइंट हटाना चाहें तो ये हो जाएगा 0.5, पॉइंट हटाएंगे तो 1 0 नीचे आएगा, मतलब 10 हो जाएगा। अभी 5 से 5 एकम 5 और 5 दूना 10 और 2 एकम 2 और 16 दूना 32, इसलिए यहाँ पर हम लोग को क्या प्राप्त हुआ, 32 ग्राम प्राप्त, ये 16 ग्राम प्राप्त होता है इसका आंसर। यहाँ पर थोड़ा सा मिट गया ये, तो इसको हम लोग लिख देते हैं, इसको कंप्लीट लिख देते हैं फिर से। ये हो जाएगा दिया है कि O2 का मोल संख्या बराबर 0.5। इसके बाद O2 का मोलर द्रव्यमान बराबर, इसका मोलर द्रव्यमान अगर निकालें तो हो जाएगा 16 दूना 32 यूनिट या 32 ग्राम। इसके बाद यहाँ से हम लोग निकालना है O2 का द्रव्यमान, इसीलिए O2 का द्रव्यमान बराबर मोल संख्या गुने मोलर द्रव्यमान, मोल संख्या गुने मोलर द्रव्यमान बराबर मोल संख्या है 0.5 गुने मोलर द्रव्यमान है 32 ग्राम। पॉइंट हटा दें, यहाँ अभी समझाया गया था इसको, ये कट जाएगा, 2 होगा, 2 से ये कट जाएगा तो 16 ग्राम बराबर इसका आंसर हो जाएगा 16
ग्राम। इसके बाद का क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 13 है वो हम लोग इसी में देख लेते हैं। प्रत्यक्षीकरण, प्रत्यक्षीकरण कहें या तो फिर वैक्सीनेशन कहें, टीकाकरण, ये एक ही चीज है। देखिए प्रतिरक्षीकरण एक ऐसी प्रणाली है जो किसी भी जीवित जीव के शरीर में किसी एंटीबायोटिक को डाला जाता है। तो यहाँ हम लोग देख सकते हैं कि किसी जीव के भीतर होने वाली उन जैविक प्रक्रियाओं का एक संग्रह है जो रोग जनकों और अर्बुद कोशिकाओं को पहले पहचान और फिर मारकर उस जीव की रोगों से रक्षा करता है। मतलब क्या कि उन कोशिकाओं में जो उस तरह के जीव जो उपस्थित हैं जो रोग उत्पन्न कर सकते हैं उसको मार करके और एक कह सकते हैं क्या कि एक प्रतिरक्षी तंत्र बना देता है ताकि उस तरह के और जो रोग उत्पन्न करने वाले जो कारक होंगे उसको डिस्ट्रॉय किया जा सके, उसको समाप्त किया जा सके। तो वह प्रक्रिया जिसके द्वारा ये जैविक कह सकते हैं क्या कि जीव के भीतर इस तरह की जैविक प्रक्रिया को संग्रह किया जाता है उसको हम लोग प्रतिरक्षीकरण कहते हैं। इसके बाद का जो क्वेश्चन है वो है जल प्रदूषण के 3 कारण बताइए। जल प्रदूषण के 3 कारण बताना। यहाँ पर हम लोग कुछ ज्यादा कारण लिख लिए हैं, एक ज्यादा है। तो देखते हैं कि जल जो है वो कैसे प्रदूषित होता है। सबसे पहले यहाँ पर हम ये देख सकते हैं औद्योगिक कूड़ा, जो कल कारखानों से जो कूड़ा उत्पन्न होता है, जो कूड़े कचरे यहाँ से निकलते हैं उसको सीधे नदियों में तालाबों में बहा दिया जाना, जिससे नदियों का पानी जो है वो दूषित हो जाता है। तब ये भी एक बहुत बड़ा कारण होता है जल प्रदूषण का। इसके बाद यहाँ पर हम देख सकते हैं कृषि क्षेत्र में अनुचित गतिविधियां। कहने का मतलब क्या कि आजकल जो कृषि में अत्यधिक मात्रा में उर्वरक और पेस्टिसाइड्स वगैरह का इस्तेमाल किया जाता है, इंसेक्टिसाइड्स हो गया, पेस्टिसाइड्स हो गया, बहुत सारे केमिकल्स का जो इस्तेमाल किया जाता है वो जल में घुल करके नदियों तालाबों में चला जाता है, जिसके कारण जल प्रदूषण को बढ़ावा दिया जा रहा है और जल जो है वो प्रदूषित होता है। तो कृषि क्षेत्र में अनुचित गतिविधियां भी जल प्रदूषण को बढ़ावा देता है। इसके अलावा मैदानी इलाकों में बहने वाली नदियों के पानी की गुणवत्ता में कमी। जो मैदानी क्षेत्र की जो नदियां हैं उसमें जो मैदानी क्षेत्र में जो नदियां बहती है उसमें जो जल होते हैं उसकी गुणवत्ता में कमी, बेसिकली जो गुणवत्ता में कमी है उसका कारण दोनों है, औद्योगिक कूड़ा से भी और कृषि क्षेत्र में जो अनुचित गतिविधियां हैं, दोनों का सामूहिक इफेक्ट जो है मैदानी इलाकों में बहने वाली नदियों पर पड़ता है। इसके बाद सामाजिक और धार्मिक रीति रिवाज, जैसे पानी में शव को बहाने, नहाने, कचरा फेंकने इत्यादि, ये सभी के कारण भी जल प्रदूषण होता है। जैसे ये कह सकते हैं क्या कि पूजा में उपयोग किए गए मूर्तियों को विसर्जित करना, या तो फिर पूजा में जितने जो पदार्थ जो उपयोग किए जाते हैं, बहुत सारे केमिकल्स का इस्तेमाल किया जाता है, उन सभी चीजों को नदियों में फेंक देना, ये एक धार्मिक रीति रिवाज है, धार्मिक प्रवृत्ति है जो जल को प्रदूषित करने में एक अहम भूमिका निभाती है। जल प्रदूषण का एक बहुत महत्वपूर्ण कारण है। इसके बाद जहाजों से होने वाली तेल का रिसाव, जो जल जहाज होता है, जो जलयान होता है, और उसमें भी जो तेल का जो रिसाव होता है वो समुद्री जल को प्रदूषित करता है। तो ये भी एक जल प्रदूषण का बहुत महत्वपूर्ण कारण है। इसके बाद हम लोग देखते हैं नेक्स्ट जो है वो सेक्शन सी है। यहाँ से सेक्शन सी शुरू हो जाता है। आगे बोल रहा है कि इन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 5 होगा जिसमें से 3 का आंसर करना है और प्रत्येक क्वेश्चन जो होगा वो 5 नंबर का यहाँ से होगा। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो किसी पिंड की गतिज ऊर्जा को परिभाषित कीजिए। सबसे पहला यहाँ तक हम क्वेश्चन देखते हैं कि किसी पिंड के गतिज ऊर्जा को परिभाषित करना है, मतलब गतिज ऊर्जा का परिभाषा लिखना है। तो हम लोग जो आंतरिक ऊर्जा होता है उसको 2 तरह से क्लासिफाई करते हैं, एक होता है गतिज ऊर्जा और दूसरी होती है स्थितिज ऊर्जा। तो किसी वस्तु के गति के कारण उसमें जो कार्य करने की क्षमता होती है उसी को गतिज ऊर्जा कहते हैं। क्या? किसी वस्तु में जो उसके गति के कारण कार्य करने की क्षमता होती है उसको गतिज ऊर्जा कहते हैं। जैसे अगर हम बात करें नदी में बहते हुए जल, उसके साथ कुछ कंकड़ या कुछ मिट्टी के कण जो है वो बह के चले जाते हैं,
क्योंकि उस पानी के गति के कारण उसमें कार्य करने की क्षमता है। तो इस तरह की जो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि इस तरह का जो ऊर्जा है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, गतिज ऊर्जा कहते हैं। अब यहाँ पर व्यंजक भी लिखने के लिए बोल रहा है कि गतिज ऊर्जा के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए। गतिज ऊर्जा का जो सूत्र होता है उसको निकालने के लिए बोल रहा है। तो यहाँ पर जो टॉपिक हम लोग बनाए हैं वो गतिज ऊर्जा के लिए व्यंजक, थोड़ा सा इसको आगे बढ़ा लेते हैं, देख सकते हैं। इसके अंतर्गत हम लोग गतिज ऊर्जा के लिए जो व्यंजक है उसको कंसीडर ये ज्ञात करने की कोशिश करेंगे, निकालने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग गतिज ऊर्जा के लिए व्यंजक निकाल रहे हैं। माना कि कोई वस्तु विराम अवस्था से चलना प्रारंभ करती है, विराम अवस्था से चलना प्रारंभ करती है मतलब क्या, उसका वेग जो होगा वो जीरो होगा, वेग इनिशियल प्रारंभिक वेग जो होगा जीरो होगा। इसके बाद और t समय के बाद उसका वेग भी हो जाता है। जब t समय बीत जाता है उसका वेग जो है, जब चलना प्रारंभ कर दी तो कुछ समय के बाद वेग तो कुछ परिवर्तित हो जाएगा, नया वेग जो है भी हो जाता है, तथा t समय के बाद वस्तु का विस्थापन s तथा उसका त्वरण ए हो जाता है। अब वेग में परिवर्तन हुआ, विराम अवस्था से चलते हुए उसका वेग भी हो गया, तो वेग परिवर्तन हुआ, कुछ समय लगा तो निश्चित रूप से त्वरण होगा। और जब वस्तु विराम अवस्था से चलना प्रारंभ करती है, कुछ वेग प्राप्त कर लेते हैं, निश्चित रूप से कुछ दूरी तय करेगी, उसी दूरी को हम लोग विस्थापन एस लिए। अब यहाँ देख सकते हैं गति के द्वितीय नियम से, जो न्यूटन के गति का द्वितीय नियम है उससे हम लोग को बल का व्यंजक मिलता है, और वहां पर F बराबर ma, तो यहाँ पर A बराबर F/m हम लोग याद कर सकते हैं, इसको एक इक्वेशन मान के छोड़ दिए। इसके बाद गति का जो तृतीय समीकरण है, या हम सिंपली कह सकते हैं कि गति का जो समीकरण होता है उससे हम लोग तो यहाँ पर हम लोग देख रहे थे कि गति के जो समीकरण है उससे, जो तीसरा समीकरण है उससे हम लोग देख पा रहे हैं कि v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as होता है। यहाँ पर चूंकि u जो है प्रारंभिक वेग जो है वो जीरो है, इसीलिए v स्क्वायर बराबर 0 प्लस 2as, यहाँ बगल में हम लोग लिख दिए हैं कि u बराबर 0, तो v स्क्वायर बराबर हो जाएगा 2as, इसलिए a जो होगा वो v स्क्वायर बाई 2s। देख सकते हैं यहाँ से a का मान निकाल रहे हैं, ये जो a है इसका मान निकालना चाहते हैं, a जो है उसका मान निकाल रहे हैं हम लोग, a हो जाएगा v स्क्वायर बराबर 2s। अब समीकरण 1 और 2 से देख सकते हैं, ये जो समीकरण 1 है और यहाँ समीकरण 2 है, जब इस दोनों समीकरण को आपस में मिला देते हैं तो हम लोग को मिल जाता है v स्क्वायर बाई 2s बराबर f/m। मतलब जहां पर a है वहां सिर्फ v स्क्वायर बाई 2s को पुट कर देना है, रख देना है। यहाँ पर इसको क्रॉस गुना करें तो f निकल जाता है, f बराबर mv स्क्वायर बाई 2s, mv स्क्वायर बाई 2s। अब हम एक चीज जानते हैं, हम जानते हैं कार्य बराबर Fs होता है। अभी हम लोग देखे थे पिछले क्वेश्चन में कि कार्य जो होता है वो लगाया गया बल और बल के दिशा में विस्थापन के गुणनफल के बराबर होता है। तो जो F बल लगाया गया, यहाँ पर हम लोग विस्थापन देख सकते हैं, विस्थापन का बात किए थे, S है तो W बराबर Fs होगा। यहाँ पर हम लोग F का मान निकाल चुके हैं, तो इसके जगह पर जो F है उसके जगह पर हम लोग mv/2s को रख दिए। बगल में लिखा हुआ है समीकरण 3 से, मतलब ये जो मान आया mv स्क्वायर बाई 2s वो समीकरण 3 से आया। यहाँ देख सकते हैं s और ये s दोनों s कट गया, तो हम लोग को क्या मिल गया, w बराबर mv स्क्वायर बाई 2। चूंकि यहाँ पर हम देख सकते हैं जो कार्य किया गया वो सीधा कहाँ चला गया, गतिज ऊर्जा के रूप में रूपांतरित हो गया। उसी चीज को हम लोग लिख रहे हैं, वस्तु द्वारा किया गया कार्य गतिज ऊर्जा के रूप में संचित होती है। जो काम किया गया वो गतिज ऊर्जा के रूप में संचित हो गया, इसीलिए जो काइनेटिक एनर्जी होगा यहाँ से जो गतिज ऊर्जा होगा वो किए गए कार्य के बराबर होगा। और जो किया गया कार्य है वो mv स्क्वायर बटे 2 है, तो उसको हम लोग 1/2 mv स्क्वायर लिख सकते हैं। यहाँ से देख सकते हैं E के मतलब जो काइनेटिक एनर्जी है वो होगा 1/2 mv स्क्वायर के बराबर। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर इसके बाद आगे बढ़ते हैं और यहाँ हम लोग देखते हैं कि एक तरंग की आवर्तकाल को परिभाषित करना है कि तरंग की आवृत्ति क्या है, उसका आवर्तकाल क्या है, उसको परिभाषित करना है। इसके बाद तरंग का तरंग दैर्ध्य
आवृत्ति और उसके वेग के बीच में संबंध स्थापित करने के लिए बोल रहा है। तो सबसे पहले आवृत्ति का परिभाषा कि किसी वस्तु में 1 सेकंड में जितना कंपन होता है उन कंपनों की संख्या को आवृत्ति कहते हैं। मान लिया जाए कि कोई दोलन करने वाली कोई वस्तु है जो दोलन कर रही है, अब वो 1 सेकंड में जितना बार कंपन करेगी उसी को हम लोग क्या कहते हैं, उसकी आवृत्ति कहते हैं। ठीक है, अब आवृत्ति का जो मात्रक होता है वो आवृत्ति प्रति सेकंड, जिसे हर्ट्ज से हम लोग सूचित करते हैं। मतलब क्या कि कंपन प्रति सेकंड, नंबर ऑफ जो वाइब्रेशन होगा वो 1 सेकंड में कितना हुआ उसी को हम लोग हर्ट्ज के रूप में जानते हैं, क्योंकि इसका एसआई मात्रक जो होता है वो हर्ट्ज होता है। ठीक है, इसके बाद आवर्तकाल पूछा गया है। तो आवर्तकाल कहने का मतलब यह है कि किसी वस्तु में जो कंपन होता है उस कंपन में लगने वाला समय को आवर्तकाल कहते हैं। मतलब क्या कि एक ओसिलेशन, जो एक कंपन होने में जितना समय लगता है, किसी भी तरंग को एक कंपन पूरा करने में जो समय लगता है उसी को उसका आवर्तकाल कहा जाता है, और इसको टी से सूचित करते हैं। जो आवर्तकाल होता है उसको टी से सूचित किया जाता है। जब यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं तरंग की तरंग दैर्ध्य, आवृत्ति और वेग में संबंध। तो सबसे पहले हम लोग मान लेते हैं, माना कि किसी माध्यम में संचरित हो रही ध्वनि के लिए तरंग दैर्ध्य जो है उसको लैम्डा से लिखे, आवृत्ति जो है उसको न्यू से लिखे, पहले भी चर्चा कर चुके हैं, वेग जो है v से, तथा आवर्तकाल जो है उसको t से सूचित किए। अब हम लोग यहाँ जानते हैं कि चूंकि ध्वनि तरंग द्वारा t समय में तय की गई दूरी को हम लोग तरंग दैर्ध्य कहते हैं। मतलब क्या कि किसी निश्चित समय अंतराल में कोई तरंग जो है जितना दूरी तय करता है उसको उसका तरंग दैर्ध्य कहा जाता है। तो t समय में तय की गई दूरी को हम लोग क्या कहेंगे, वो लैम्डा के बराबर होगा, क्योंकि लैम्डा तरंग दैर्ध्य है। तो एकांक समय में मान लिया जाए कि एक समय 1 सेकंड हो या कुछ ऐसा यूनिट टाइम में जो उसके द्वारा तय की गई दूरी होगी उसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, लैम्डा बटे टी। इसीलिए तरंग वेग जो होगा वो लैम्डा बटे टी होगा, क्योंकि एक समय में, मतलब मान लिया जाए कि 1 सेकंड में जितनी दूरी तय करेगी उसी को हम लोग क्या कहेंगे, उसका वेग कहेंगे या चाल कहेंगे। वो समय मिनट भी हो सकता है, सेकंड भी हो सकता है, और उससे कम यूनिट भी हो सकता है, नैनो सेकंड वगैरह कुछ भी हो सकता है। तो इस तरह से हम लोग को v, लैम्डा और t के बीच में जो संबंध मिला वो v बराबर लैम्डा बटे t होगा। इसके बाद का जो क्वेश्चन है उसको हम लोग देखते हैं। बोल रहा है समस्थानिक से आप क्या समझते हैं, उदाहरण के साथ व्याख्या कीजिए। समस्थानिक, समस्थानिक, संबारिक, ये सभी हम लोग क्लास में पढ़ चुके हैं। यहाँ पर देख सकते हैं बोल रहा है कि समस्थानिक से आप क्या समझते हैं। तो सबसे पहले समस्थानिक का परिभाषा कि एक ही तत्व के परमाणु जिनकी परमाणु संख्या समान होती है परंतु परमाणु भार अलग अलग होता है। मतलब क्या कि द्रव्यमान उसका अलग होगा, परमाणु संख्या एक ही होगा लेकिन परमाणु भार अलग अलग होगा, तो उसको हम लोग समस्थानिक कहते हैं। देख सकते हैं एक ही तत्व के परमाणु, तत्व का जो परमाणु एक ही तत्व होना चाहिए, चाहे हाइड्रोजन चाहे जो भी तत्व लेंगे, लेकिन तत्व सेम रहेगा, उसका परमाणु संख्या सेम रहेगा, उसके परमाणु द्रव्यमान अलग होंगे, तो उसको हम लोग समस्थानिक कहते हैं। इन्हें प्रत्येक परमाणु में समान प्रोटॉन होता है जबकि न्यूट्रॉनों की संख्या अलग अलग रहती है। इस कारण परमाणु संख्या तो समान रहती है लेकिन उसका परमाणु द्रव्यमान जो है अलग होता है। कहने का मतलब यह है कि समस्थानिक में जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होता है, प्रोटॉनों की जो संख्या होती है वो सेम होती है, लेकिन न्यूट्रॉनों की संख्या जो है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जो है वो अलग अलग होता है। जो कि प्रोटॉन को हम लोग परमाणु संख्या कहते हैं और प्रोटॉन को परमाणु संख्या कहते हैं, और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो एटम में पाया जाता है, जो परमाणु में पाया जाता है, उसके योगफल को हम लोग परमाणु द्रव्यमान या परमाणु भार के नाम से जानते हैं। तो परमाणु द्रव्यमान अलग होगा और परमाणु संख्या एक ही होगा, तो उस तरह का जो तत्व होगा, उस तत्व का जो परमाणु होगा उसको हम लोग ये कह सकते हैं, समस्थानिक कह सकते हैं। इसके एग्जाम्पल के रूप में आप देख सकते हो यहाँ पर प्रोटियम हाइड्रोजन H11, इसके बाद ड्यूटेरियम हाइड्रोजन H12, इसके बाद ट्रीटियम ये हाइड्रोजन 1H3,
यहाँ पर हम देख सकते हैं कि सभी में हाइड्रोजन परमाणु है, परमाणु जो है सब में एक ही है। इसका एटॉमिक नंबर जो परमाणु संख्या है वो सभी के लिए एक है, लेकिन सब में जो द्रव्यमान है या परमाणु भार जो है वो अलग है। पहला जो प्रोटियम है उसमें परमाणु द्रव्यमान या परमाणु भार एक है, ड्यूटेरियम के लिए 2 और ट्यूटेरियम के लिए 3। इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि जो समस्थानिक होते हैं उसमें परमाणु संख्या तो समान होता है, लेकिन परमाणु भार उसका भिन्न भिन्न होता है। दूसरा क्वेश्चन जो इसी का सेकंड क्वेश्चन है वो समस्थानिक के कोई 3 उपयोग लिखने के लिए बोल रहा है कि जो समस्थानिक होते हैं उसका कैसे उपयोग किया जाता है। तो समस्थानिक के अनुप्रयोग देख सकते हैं, यूरेनियम के एक समस्थानिक का अलग अलग सभी जो समस्थानिक होते हैं सबका अलग अलग तरीके से अलग अलग जगह पर यूज किया जाता है। यहाँ पर हम लोग एक यूरेनियम के समस्थानिक का उपयोग के बारे में देख रहे हैं कि परमाणु भट्ठी में ईंधन के रूप में इसका इस्तेमाल किया जाता है। जो यूरेनियम का एक समस्थानिक होता है उसका उपयोग परमाणु भट्ठी में ईंधन के रूप में किया जाता है। इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट और ये कह सकते हैं कि बहुत महत्वपूर्ण उपयोग है कोबाल्ट के समस्थानिक का, जिसका उपयोग कैंसर के इलाज में किया जाता है। इसके बाद घेंघा रोग के इलाज में आयोडीन के समस्थानिक का उपयोग किया जाता है। इसीलिए जब घेंघा रोग किसी को होता है तो उसे नमक का घोल इस्तेमाल करने के लिए कहा जाता है, क्योंकि नमक में आयोडीन पाया जाता है और वो घेंघा रोग को ठीक करने में सहायक होता है। तो यहाँ पर समस्थानिक के 3 उपयोग या अनुप्रयोग हम लोग देखें। यूरेनियम के एक समस्थानिक का उपयोग परमाणु भट्ठी में कैंसर के उपचार के लिए कोबाल्ट का, और घेंघा रोग के उपचार के लिए एक आयोडीन समस्थानिक का इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 18, ये बहुत आसान क्वेश्चन है। बोल रहा है कि जल चक्र का आरेख चित्र बनाते हुए व्याख्या कीजिए। जल चक्र कहने का मतलब यह है कि जो महासागरीय जल है उसका ये वाष्पीकरण होना, फिर ये कंडेंस होकर के बादल बनना, और फिर वाटर ड्रॉपलेट्स के रूप में पृथ्वी पर गिरना, और फिर नदियों से होकर महासागर तक उसका पहुंचने का जो कंप्लीट एक साइकिल है उसी को हम लोग जल चक्र कहते हैं। उसी चीज को इसमें हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि महासागर से वाष्पीकरण द्वारा जलवाष्प के रूप में जल वायुमंडल में ऊपर उठता है। गर्म होकर के जो पानी है, जो जल है, वो जब जलवाष्प बन जाता है, हल्का होने के बाद वो ऊपर उठ करके वायुमंडल में चला जाता है, जहां जलवाष्प के संघनन के बाद, मतलब ये जलवाष्प जो है जब संघनित हो जाता है उसी को इंग्लिश में कहते हैं कंडेंस हो जाना, बादल का निर्माण करता है। इसके बाद जब वो ठंडा होता है तो वाटर ड्रॉपलेट्स के रूप में वर्षण होती है, बारिश होती है, फिर वो वाटर ड्रॉपलेट जो है पुनः पृथ्वी पर वापस आता है। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि वर्षण द्वारा जल वर्षा अथवा हिम वर्षा के रूप में जल नीचे भूतल पर आता है और नदियों से होता हुआ पुनः महासागर में पहुंच जाता है। इस प्रकार एक जल चक्र पूरा हो जाता है। कहने का मतलब यह है कि महासागर से वाष्पीकरण के बाद वायुमंडल में चला जाना, उसका कंडेंस होना मतलब संघनन होकर के बादल बनना, बादल के ठंडा होने के बाद फिर से वो वाटर ड्रॉपलेट्स के रूप में वर्षा होना, और वर्षा के बाद फिर नदियों में, और नदी से फिर महासागर में चला जाना। इस तरह से एक कंप्लीट साइकिल बन जाता है जिसको हम लोग जल चक्र कहते हैं। इस फिगर के माध्यम से, जो फिगर हमारे सामने है, चूंकि चित्र आरेख द्वारा इसको दर्शाने के लिए बोला था, तो ये हम लोग देख सकते हैं, ये जो यहाँ पर है वो महासागरीय जल है, और ये सूर्य की जो रोशनी है, सूर्य के जो किरणें हैं वो यहाँ से जब महासागरीय जल पर पड़ते हैं तब ये जो जल है वो वाष्पित होकर के वायुमंडल में चला जाता है। फिर ये बादल का निर्माण करता है, और बादल बनने के बाद ये जब ठंडा होता है तो फिर देख सकते हैं वाटर ड्रॉपलेट्स के रूप में ये पृथ्वी पर ड्रॉप होते हैं, गिरते हैं। जब ये
जंगलों से होकर के पेड़ पौधों के आसपास से होकर गुजरते हैं तो वो गैस जो है, जलवाष्प जो है ठंडा हो जाता है और ये जल के बूंदों के रूप में पुनः पृथ्वी पर आते हैं और पृथ्वी पर से पानी जमा होकर के ये जो जल है वो नदियों में चले जाते हैं और नदियों से बहता हुआ सीधा समुद्र में या हम कह सकते हैं महासागरों में चले जाते हैं और यह प्रक्रिया चलती रहती है। इस प्रकार एक जल चक्र या वाटर साइकिल जो है कंप्लीट होता है। ये क्वेश्चन 18 हो गया हम लोग का। इस सेट का अंतिम क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 हम लोग देखेंगे, जिसमें बोल रहा है कि संक्रामक तथा या संक्रामक रोगों में उदाहरण के साथ अंतर स्पष्ट कीजिए। दोनों में क्या अंतर है, संक्रामक रोग और यह संक्रामक रोग के बीच में क्या डिफरेंस है, क्या अंतर है। तो जो संक्रामक रोग है उसको हम लोग संचरणीय रोग भी कह सकते हैं और जो यह संक्रामक रोग है उसको असंचरणीय रोग भी कह सकते हैं। तो संचरणीय से ही समझ सकते हैं कि जिसका संचरण हो सकता है, मतलब एक संक्रमित व्यक्ति के शरीर से दूसरे संक्रमित व्यक्ति के शरीर में या एक संक्रमित जीव के शरीर से दूसरे संक्रमित जीव के शरीर में जो रोग जा सकता है या फैल सकता है उसको हम लोग संक्रमणीय या संचरणीय रोग कहते हैं। और यह संचरणीय जो एक बॉडी से दूसरे बॉडी में जा नहीं सकता है, उसका ट्रांसफर नहीं हो सकता है, तो उसको हम लोग या संक्रामक रोग या संचरणीय रोग कह सकते हैं। ठीक है, तो अंतर पूछा गया है दोनों के बीच में। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि संचरणीय रोग में कि ये हानिकारक सूक्ष्म जीवों, वायरस या जीवाणुओं द्वारा होते हैं। ये जो रोग है वो हानिकारक जीवाणुओं, वायरस या सूक्ष्म जीवों, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के द्वारा होने वाला रोग है संचरणीय रोग। ठीक है, इसके बाद यह संचरणीय रोग है, ये परजीवियों, पोषक तत्वों की कमी या शारीरिक त्रुटियों के कारण होने वाला रोग है। ठीक है, या संचरणीय रोग जो है उसका होने का कारण क्या होगा, परजीवी। जैसे हम मलेरिया कह सकते हैं, मलेरिया एक परजीवी जो है उसके द्वारा फैलने वाला रोग है, तो उसको हम लोग यह संचरणीय रोग कह सकते हैं। तो वो परजीवियों के द्वारा या पोषक तत्वों की कमी, जिसको हम लोग डिफिशियंसी डिजीज कहते हैं, वो असंचरणीय रोग है। इसके बाद शारीरिक त्रुटियां, मान लिया जाए कोई आदमी विकलांग होता है तो उस तरह का भी जो रोग होता है वो संचरणीय नहीं होता है। इसके अलावे एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में आसानी से वायु, जल, भोजन, कीट या संपर्क द्वारा फैल जाते हैं। ये जो संचरणीय रोग है वो एक संक्रमित व्यक्ति से दूसरे संक्रमित व्यक्ति में आसानी से फैल सकता है और इसका फैलने का कारण जल भी हो सकता है, वायु भी हो सकता है, भोजन भी हो सकता है, कीट भी हो सकते हैं, या सीधे शारीरिक संबंध के द्वारा भी ये रोग जो है एक संक्रमित व्यक्ति से दूसरे संक्रमित व्यक्ति के शरीर में प्रवेश कर सकता है। इसके बाद जो यह संचरणीय रोग हैं उसमें देख सकते हैं कि ये एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलते हैं, मतलब एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के शरीर में वो नहीं जा सकता है। इसके बाद तीसरा नंबर, ये कई बार महामारी के रूप में एक लंबे क्षेत्र में फैल जाते हैं। ये जो संक्रामक रोग है और ये अछूता नहीं है, एक वैश्विक रोग, कोरोना भी इसी तरह का एक संक्रामक या संचरणीय रोग है जो पूरे विश्व को बहुत बड़ा नुकसान दिया। तो एक बहुत बड़ा महामारी के रूप में लेकर लंबे क्षेत्र में फैल जाता है, पूरी दुनिया में फैल गई थी। वो एक संचरणीय या संक्रामक बीमारी थी। इसका प्रकोप आज भी समाप्त नहीं हुआ है, अभी भी ये कुछ क्षेत्र में बचा हुआ है। यहाँ पर हम ये देख सकते हैं, अगर बात करें या संक्रामक या असंचरणीय रोग, तो ये है एक व्यक्ति विशेष तक सीमित रहती है ये, क्योंकि एक शरीर से दूसरे शरीर में जाता ही नहीं है। तो जो व्यक्ति बीमार है वही केवल बीमार रहेगा, उसके घर वाले को या आसपास के लोगों को उसका कोई इफेक्ट नहीं होगा। इसके बाद यहाँ इसका प्रकार दिया हुआ है कि कितने प्रकार के ये क्या क्या हो सकता है, इसके अंतर्गत क्या क्या आएगा, जैसे एड्स हो गया, चेचक हो गया, फ्लू, क्षय रोग, हैजा, ये सभी, इसमें कोरोना भी आप जोड़ सकते हो, ये सबसे महत्वपूर्ण है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट जो है जिसमें या संक्रमण रोग जो है उसमें मधुमेह हो गया, इनेमिया हो गया, घेंगा हो गया, हृदय रोग हो गया, स्कर्वी हो गया, ये सभी जो रोग है वो सभी असंचरणीय रोग हैं। तो इस तरह से इस सेट में जो कुल मिलाकर 19 क्वेश्चन थे सेट 1 में, उसको आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से
कंप्लीट किए, आप इस वीडियो को बारीकी से देखेंगे, निश्चित रूप से इन सारे क्वेश्चंस का आंसर आपको बिना पढ़े ध्यान में आ जाएगा और आसानी से आप इसका आंसर कर सकते हैं और अपना एग्जाम को बहुत बेहतर तरीके से लिख सकते हैं। धन्यवाद।